If your wife is not working, be prepared to pay up for an alimony. Alimony in cases of divorce. If the wife is working, उस केस में भी मेंटेनेंस देने की जरूरत कभी पड़ती है? इंडिया में थोड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। नेवर थिंक क्या कि यार हमने लव मैरिज कर ली तो ये चीजें नहीं होंगी आपके साथ। लव जाएगा खिड़की के बाहर उस दिन। हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी को अभी कुछ ही साल बीते थे। कल जो मैरिजेज हैं ताश के पत्ते की तरह हो गई। India is witnessing a significant rise in divorce rates. ऐसे केस में क्या होगा जहाँ पे एक इंसान ने डावरी नहीं ली है पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपने ली है? जैसे मैं फिल्में देखता हूँ तो उसमें प्रीनप्स होते हैं। इंडिया में प्रीनप का कॉन्सेप्ट है। What has happened is anyway, there's no, I don't think there's anyone who thinks that this does not create a wake-up call, that this does not sadden people. But the most important thing is to understand कैसे एक इंसान ऐसी परिस्थिति में कैसे पहुंचता है, जैसे कि अतुल जी के साथ हुआ कि वो इतने हताश हो गए। क्या ये सिस्टम की परेशानी है, लॉस की परेशानी है? एक बार मैं आपसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ कि अगर भगवान ना करे आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, क्या चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं? ये जो लॉज हैं ये मैट्रिमोनियल लॉज होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज कि घर में आपकी लड़ाई हो गई बीवी के साथ सिंपल टर्म्स में और वहां पे जो है एक इशू हो गया। वहां पे छोटी सी बात पे बीवी चली गई आपके घर के बाद जी, और वहां पे आपकी क्रिमिनल मशीनरी चल जाती है। FIR हो जाती है, हस्बैंड को एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है जी। क्या हमारे सिस्टम को इतना सेंसिटिव होना चाहिए इन केसेस को लेके या फिर ज़्यादा ही जो है थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि किस हद तक सेंसिटिव होना चाहिए ऐसे केसेस रजिस्टर करने से पहले या ये मशीनरी को टर्न ऑन करने से पहले जी। ये होता है सिस्टमैटिकल थिंग्स जो लीगल सिस्टम में होती है जी। कि पुलिस के पास गए और वहाँ पे FIR सीधा लॉज हो गई। हस्बैंड को पुलिस वाले बुलाते हैं कि आ जाओ पुलिस स्टेशन आ जाओ। यार आपका हस्बैंड जो है वो एक जॉब करता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, वो अपना घर चला रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है जी। उसको आप एक स्ट्रेस दे रहे हो कि पुलिस का कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। कोई भी इंसान डर जाएगा। बहुत भारी चीज होती किसी बहुत भारी चीज होती। इवन पुलिस बुला ले, अरेस्ट तो दूर की बात है, पहले तो इन केसेस में अरेस्ट भी हो जाता था जी। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कई सिस्टमैटिक चेंजेस आए तो ये सब चीजें रुक गई जी। अब पहले क्या होता था, वाइफ कंप्लेंट करती थी, FIR होता है, हस्बैंड अरेस्ट हो जाता। प्री 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ जी। तब इन केसेस का आतंक इतना ज्यादा था कि सीधा अरेस्ट हो जाता था। अब ये देखिए नौकरी करता हुआ बंदा अरेस्ट हो गया, उसकी तो नौकरी गई, वो तो तबाही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सब चेंजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि ऐसे केसेस में आप पहले नोटिस भेजो। ऐसे आप सीधा आप उठा नहीं सकते हो, आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो ऐसे केसेस में। तो अरेस्ट रुक गए। अब और भी चेंजेस इनमें लाने की ज़रूरत है जो कि आए भी थे। मैं आपको बताता हूँ 2018 में ऑनरेबल 17-18 की बात है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि एक फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ बनेंगी। केस रजिस्टर होने से पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी जो कि पूरा वो एनालिसिस करेगी कि ये केसेस जो है कैसे, मतलब पूरा वो एनालिसिस करेंगे कि इशू क्या है, क्या वो छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है या फिर कोई बड़ा इशू है। तो एक फैमिली वेलफेयर कमेटी डिसीजन देगी, उसके बाद जो है FIR या क्रिमिनल मशीनरी ऑन होगी। तो एक सेफ गार्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, बहुत अच्छा स्टेप था। उसके बाद वो जो है क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ? इम्प्लीमेंट भी हुआ, कुछ टाइम तक हुआ, 4-5 महीने। उसके बाद क्या हुआ, उसको ओवररूल कर दिया गया। जो लार्जर बेंच है उनका डिसीजन आया कि ये तो लेजिस्लेटिव डोमेन में है। अच्छा, कि जो हमारे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो इन सब चीज़ों में डील करेगी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो जब देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, यानी इट इज़ क्लियर कि कुछ सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। फॉर अस जो हम पहली बार इसे देख रहे हैं या होता हुआ या पहली बार नोटिस कर रहे हैं, शायद हमने ही अपने नेग्लिजेंस में ध्यान नहीं दिया। हमें अभी तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि होता शुरू कहाँ से है। तो एक बार मैं बस ये समझना चाहता हूँ आपसे कि एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं जहाँ पे एक इंसान की उसके वाइफ के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ही वाज मैरिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद देयर इज सेपरेशन, देयर आर फाइट्स, दे आर नॉट विलिंग टू बी टुगेदर। इस केस में
हस्बैंड के पास क्या क्या डिवाइसेस हैं एंड वाइफ के पास क्या क्या डिवाइसेस हैं, हु इज एबल टू डू व्हाट व्हेन दे आर फाइलिंग फॉर डिवोर्स? सी क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, थोड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है. जैसे फॉरेन कंट्रीज में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो फॉल्ट डिवोर्स, जो कि इंडिया में आना चाहिए. बहुत टाइम से बात चल रही है. क्या चीज़ होती है नो फॉल्ट डिवोर्स का मतलब कि भाई आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं, नो फॉल्ट डिवोर्स? विल टेक अ डिवोर्स, क्योंकि हमारी बन नहीं रही है, कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देगा. जी. बट यहाँ पे थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो अलग है इंडिया में, क्योंकि वाइफ जो है वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है. कई रूरल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी देखेंगे, इवन अर्बन में जी, वाइफ जो है फाइनेंशियली हस्बैंड पे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग है. यहाँ पे डाइवोर्स आपको कंटेस्ट करना पड़ता है. उसके कई ग्राउंड्स होते हैं. क्रूएल्टी डिजर्शन, क्रूएल्टी का ग्राउंड हो गया कि मेरे साथ मेंटल क्रूएल्टी हुई है, या वो उसमें सालों लग जाते हैं जी. तो डाइवोर्स इजीली मिलता नहीं है आपको. अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो. दूसरा इशू है कि जब आप मेंटेनेंस की बात आ जाती है, मैं ऊपर से लॉस बता रहा हूँ आपको, मैं डीपली नहीं जा रहा. मेंटेनेंस की, अगर वाइफ आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वाइफ अर्निंग नहीं करती है बिल्कुल भी, तो ऑलमोस्ट 25 से 30% आपका सैलरी का एज अ मेंटेनेंस कोर्ट अवॉर्ड करेगा, चाहे वाइफ की गलती हो. अभी कोर्ट ये नहीं देखेगा कि वाइफ की सही में गलती है नहीं है, वो इनिशियल स्टेजेस इंटरिम मेंटेनेंस हम इसे कहते हैं, वो कर देगा. वो चाहे उसमें भी टाइम लग जाता है, 1.5-2 साल 3 साल लग जाता है. अब आपने किया लॉयर किया, लॉयर्स का काम होना चाहिए कि फेयर असेसमेंट करनी कि कितनी मेंटेनेंस आपको फाइनेंशियली देनी पड़ जाएगी जी. कि सपोज अगर आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है, सपोज वो कुछ नहीं कमाती है, 2-3 साल केस चलता है, उसमें कुछ नहीं होता क्योंकि रिप्लाई, एविडेंस, इनकम एफिडेविट और ये सब चीज़ों में टाइम लग जाता है. ये 2 साल तक लगा लो, कई जगह 3 साल भी लग जाते हैं. तो 2-3 साल तक तो आप कंफर्ट जोन में, आपको कुछ पैसा देना नहीं है वाइफ को. वाइफ बेचारी जो अर्न नहीं कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है अपने फाइनेंसेस मीट करने के लिए. बच्चा है उसको रेज करने के लिए, कई बार एड इंटरिम कोर्ट फिक्स कर देता है पहली या दूसरी हेयरिंग में भी, बट वो इतना नहीं होता जितना आपकी अगर इनकम है. अब सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है, अगर मैं 40,000 भी मान लूँ कि 40% आपकी इनकम जा रही है मेंटेनेंस के लिए वाइफ को 3 साल बाद ही, तो आपके ऊपर एरियर्स कितने हो गए? 3 या 4 लाख रुपए 1 साल का एरियर्स हो गए, और 3 साल के वो 12-15 लाख रुपए बन जाते हैं, और 40,000 आपको महीने का देना. तो ये देखिए कितना फाइनेंशियल बर्डन आपको एकदम पड़ेगा. वो जो जितने दिन तक ये केस चल रहा है और स्पेशली शुरुआत में जो पेपर वर्क में टाइम जा रहा है, उस समय आपको लग रहा है अभी कुछ नहीं देना, कुछ नहीं हो रहा, और फिर एकदम से एक आपको रियलाइज होता है कि मुझे आई हैव टू गिव 15, 20, 30 लाख. ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते नहीं, तो सडनली आप रियलाइज करते हो कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं है. तो और शायद इस केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ. इसमें 40,000 मेंटेनेंस के आसपास कुछ कोर्ट ने बांध दिया. बच्चा है और बीवी है जी, और वो कुछ 3 साल 4 साल केस चला, उसके बाद वो बंदा, एग्जैक्ट तो आई डोंट नो, बट यही हुआ था जो इसमें मेंटेनेंस इतनी 40,000 बन गई थी. तो एरियर्स के साथ जो वो मेंटेनेंस दे रहा था, दैट फाइनेंशियल बर्डन किल्स यू. अब कई लोग इसे जो है मैनेज नहीं कर पाते. ये प्लानिंग शुरू से होनी चाहिए. और ऐसे केसेस मैं बता रहा हूँ, मेरे जो जितने भी अपने क्लाइंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, हम लोग पहले बता देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि इतनी मेंटेनेंस आपका, अब आपके ऊपर है, आपको फाइट करना है या यू हैव टू मैनेज. अब मैनी लॉयर्स विल लूज देयर क्लाइंट्स इफ दे टेल दिस. अगर मैं आपको बोल दूँ फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके ऊपर बंधेगी, यू विल लूज योर क्लाइंट. यू विल, बट you have to tell your client a truth. You have a job. You have to tell your client a truth कि यार इतनी मेंटेनेंस आपके ऊपर हो जाएगी. आप उस हिसाब से प्लान करो. उस हिसाब से हो सकता है आपकी सेटलमेंट अभी 15-20 लाख में हो रही है, वो आपको ज़्यादा लग रहा है अभी, बट आपके ऊपर मेंटेनेंस ही 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, फिर वो 1 करोड़ मांगेगी. यही केस इस केस में भी हुआ. पहले शुरू में ही वॉज आस्किंग फॉर 1 करोड़, नाउ आफ्टर मेंटेनेंस ही आस्क्ड फॉर 3 करोड़. लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है इन केसेस में कि एक चीज़ तो अभी आपने मेरे को क्लियर की, और आई थिंक ऑडियंस एट होम इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि अच्छा एक बहुत बड़ा चंक तो आता है केवल वो 2-3 साल रुक के और फिर एकदम से मेंटेनेंस लगता है पहला. बट फिर हम देखते हैं कि केसेस में अक्सर एंड इस पर्टिकुलर केस में भी और जनरल केसेस में भी दैट नंबर कीप्स चेंजिंग एज वेल. जितना लिटिगेशन आगे बढ़ता है, देयर आर टाइम्स वेयर द पर्सन हैज़ अग्रीड कि लेट्स से वी विल क्लोज दिस एट 3 CR, 3 करोड़ में, एंड देन
कुछ दिन और चलता है, फिर सडनली इट्स लाइक कि नहीं अब 6 करोड़ की रिक्वायरमेंट। ये ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए अभी अगेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस इसे हम कहते हैं लीगल टर्म में, जो कह रहा हूँ, अगर आपको वाइफ साइड को पूरी चीज़ें पता है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दे नो दैट दिस विल हैपन, यू डोंट नो कि ये होगा आपके साथ, प्रॉब्लम यहाँ आती है। हस्बैंड साइड आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट दीज केसेस एंड यू नो दैट वाई रिच पीपल सेटल, वाई दे करोड़ों के रुपए क्यों दे देते हैं, वो उनको पता है ये चीज़ होनी है। आपको नहीं पता क्योंकि आप मिडिल क्लास हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता आपको बचाने। सिस्टमाटिक चेंज, सही बात है, रिक्वायर्ड है, लेकिन वो जब आएगा और जब आएगा और बहुत बढ़िया होगा जब वो आएगा, लेकिन आज अगर आप वो केस लड़ रहे हैं तो आज के हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। आज के हिसाब से आपको तैयार रहना है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस फॉर अ सिंपल ब्रेकडाउन फॉर लेमैन लाइक मी। मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं, आई हैव नॉट आल्सो रीच्ड दैट स्टेज कि मुझे कभी सोचना पड़ा, और मुझे लगता नहीं कोई भी इंसान शादी करने से पहले सोचता है इन चीज़ों के बारे में, वरना आप करते ही नहीं, है ना। ये चीज़ें झटके में होती हैं, सडनली यू रियलाइज कि अरे ऐसे हो गया। राइट, गिव मी अ वेरी टॉप level but still technical rundown of the process that is happening. Now you've realized your relationship is not working, you filed for divorce. Want to understand the next 10 steps that are going to happen. See, I tell you, if your wife is not working, be prepared to pay her for an alimony. ये पहली चीज होगी। Simple as that. Now how much will be the alimony? कोर्ट बांधेगा तो वो 30% बांधेगा जी, जो भी आप अर्न कर रहे हो अभी जी, वो चाहे 2-3 साल बांधे, उसके एरियर्स होंगे, फिर आप लड़ोगे 3 साल, आपको जो मेंटल स्ट्रेस होगा, जो आप जॉब में तरक्की नहीं कर पाओगे, जो वाइफ डाउरी के हैरेसमेंट केस डालेगी, ये सब है। तो आपकी कॉल है कि आपको सेटल करना है या फाइट करना है इस स्टेज पे। एंड इफ यू थिंक इट्स अ लूजिंग बैटल, यू बेटर सेटल इट डाउन। सो द मेजर द रियल केस इज बिल्ट वंस आफ्टर रियलाइजिंग। अगर आपको रियलाइज भी हो जाता है, और होना भी चाहिए कि अगर वाइफ इज नॉट वर्किंग, एलिमनी हैज टू बी पेड, अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पे करना है, वहां से एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी आती है केस के अंदर। नहीं, the thing is this, that wife files this alimony case, dowry case, so that again मैट्रिमोनियल में मेजर फोकस सेटलमेंट पे ही होता है। मैं आपको सही बताऊं, अब कई लोग सेटलमेंट को लेके भी नेगेटिव हैं, आपको ये मैं बता रहा हूँ। आई टेल यू पीपल, अगर मैं किसी क्लाइंट को सेटल करने के लिए बोल दूँ ना, वो सोचेंगे कि ये मैं दूसरी पार्टी से मिल गया हूँ, ये थिंकिंग है। जबकि मैं उसके भले की बात कह रहा हूँ कि यार आपके ऊपर मेंटेनेंस बन सकती है, अभी नहीं बंदी है, बस 3 साल बाद बंदेगी, इतनी बंदेगी और इतने एरियर्स होंगे, मैं परफेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग द क्लाइंट, आई डोंट वांट टू रूइन हिज फाइनेंसेस और एनीथिंग, आई डोंट वांट टू रूइन हिज लाइफ, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ। इफ ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, वो सच जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो वो मेरी दिक्कत नहीं है। मेरी जॉब है, मेरे को लॉ समझाना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मेरे को चीज़ें समझानी है उनको। इफ द वाइफ इज वर्किंग, उस केस में भी मेंटेनेंस देने की जरूरत कभी पड़ती है? मेंटेनेंस वर्किंग वाइफ में नहीं होती है जनरली, अगर बहुत ज़्यादा गैप है अर्निंग का, तब अच्छा, मतलब इफ यूर लेट्स से आप 10 लाख कमा रहे हैं महीने का एंड वाइफ इज ओनली मेकिंग 20,000, तो उस केस में वो बहुत बड़ा गैप है, वो गैप के ऊपर है। पर ये गैप कितना बड़ा हो, जैसे मान लीजिए इफ यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज एंड योर वाइफ इज मेकिंग 70,000 रुपीज, क्या इसे भी गैप नहीं? ये बहुत छोटा गैप है, इसमें आई डोंट थिंक कोर्ट अवॉर्ड करता है मेंटेनेंस। अब ये लगा लीजिए 1 लाख पे अगर 30,000 मेंटेनेंस है, 30% भी है, तो 70 शी इज ऑलरेडी अर्निंग, कोर्ट विल नॉट ग्रांट। इस मोटा ये फॉर्मूला रहता है। अच्छा, पर कई केसेस में अगर 1 लाख कमा रही है और 10 लाख है, वहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस उसमें डाल देगा जी। और खासकर इन द अगर आपका बच्चा है जी, देन मेंटेनेंस इज नॉन नेगोशिएबल, तो बंधेगी ही बंधेगी, आपको बच्चे का करना ही पड़ेगा। समझ गया मैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को रेज करना, इवन इफ द वाइफ इज अर्निंग, तब भी फादर हैज टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर वे फॉर द एजुकेशन। इसमें एक्चुअली लॉ ये है कि बोथ पेरेंट्स हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर द चाइल्ड, बट अगर गैप ज़्यादा है तो फादर शुड कंट्रीब्यूट मोर, दैट इज द लॉ। उस समय सिचुएशन बहुत अलग आती है, मेरे बच्चे को ले गई, मेरे को मिलने नहीं दे रही है, मेरे बच्चे को ले गई है, मिलने नहीं दे रही है, मैं दूर रह रहा हूँ उससे, मैं पैसे भी दूँ, मेरे से मिलने भी नहीं। और गलती दोनों साइड की है, मैं आपको सही बताऊँ। बच्चों को वाइफ साइड इतना वो कर देती है, जैसे हम पेरेंट एलियनेशन सिंड्रोम भी कहते हैं लीगली जी। इस पे जजमेंट भी काफ़ी ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट्स की। कोर्ट विजिटेशन प्रोवाइड करेगा, बच्चे को ट्यूटर कर दिया जाता है बहुत,
वो फादर जो है मिलेगा ही नहीं अगली बार बच्चे से, इतना ट्यूटर कर दिया जाता है। अच्छा, बच्चा ही धीरे धीरे तो करके ब्रेन वॉश हो एक रहा है। तरीके से ये चीज जब हैरेसमेंट का टूल बन जाती है वहां पे वॉच करना जरूरी है। जी, अगेन दिस इज सिस्टमैटिकल थिंग। एक बार आप मुझे ये भी समझाते कि ऐसे केस में कभी ऐसा हुआ फादर को कस्टडी मिलती भी है या मिलती है तो कम मिलती है? जनरली मैंने देखा है मदर्स को ही कस्टडी मिलती है। अगर फादर बोल रहा है कि नहीं मुझे चाहिए अपने बच्चे की कस्टडी, कितने चांसेस हैं कि आई टेल यू बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक, जब तक आप कस्टडी का केस लड़ेंगे। आए है? सी द डिलेज हैपनिंग, आपको मैक्सिमम विजिटेशन मिल जाएगा। बट इंटरिम कस्टडी तब मिल जाएगी अगर वाइफ जो है बहुत एक्सट्रीम केसेस में कि वाइफ के साथ रहना बच्चे का मुश्किल है, वो आप शो कर पाए, तो आपको इंटरिम कस्टडी मिल जाएगी। वरना डिफॉल्ट इज टू लीव द किड विद द मदर। सी जनरल यही रहता है। ऑल्दो कस्टडी बैटल्स टेक्स लॉन्ग टाइम, तब तक बच्चे का माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का माइंडसेट 5 से 10 साल की उम्र में चेंज हो जाता है जी। वो एंटी हो जाएगा फादर के जी, वो आप खुद ही नहीं रखोगे उसे। समझ गया मैं। आप विजिटेशन मिल जाए वही बड़ी बात होती है, और विजिटेशन में भी कई प्रॉब्लम करती है वाइफ साइड। बच्चों को यूज़ किया जाता है कि आप जो है फादर के अगेंस्ट बोलो, जब मिलो तो ये बोल दो, ये कुछ नहीं लेना, बात भी नहीं करनी, मतलब ट्यूटर किया जाता है बहुत। तो वो चीज़ तो गलत है ही। वो वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे वो अपनी वेंजेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे अपनी वेंजेंस है। जब अच्छे खासे घरों में इस तरह की कलेश होती है और ये तो बढ़ रहे हैं कलेश, ये हाँ, प्रॉब्लम है। ये जब चलते घरों, मतलब चलती शादियों में जब इस तरह के छोटे छोटे कलेश होते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब यहाँ पे, और आई थिंक थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही, और फिर जब दोनों साइड की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, या इट बिकम्स डर्टी टू अ लेवल वेयर आई थिंक शायद रिकंसिलिएशन का अगर कोई चांस हो तो वो भी खत्म हो जाता है। आपने कभी ऐसे केसेस में रिकंसिलिएशन देखा है? रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट आप ये देखिए जब डाउरी के केस हो गए, पुलिस आ गई, तभी मैं कह रहा हूँ ना सिस्टमैटिक चेंज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से आप पुलिस इन्वॉल्व कर लोगे उसको, अब आप दोबारा कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। इवन आई ट्राइड रिकंसिलिएशन, वो ब्रेकअप हो गया कुछ टाइम बाद। एक बार अगर हो गया तो मैं भी एक इमेजिन बार कर हो सकता गया हूँ तो कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चांसेस के 10% में भी 10%। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जब आप वो स्टेप लेते हैं पहली बार जब लेते हैं, Exactly. अब यहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आई थिंक द कोर्ट आल्सो ऑफ्टन सेज कि यू नो इन डिवोर्स मैटर्स, लो, आप एलिमनी दो, डिवोर्स लो, कोर्ट्स का रहता है ये। लोग नहीं समझते ये चीज, दे इंसिस्ट कि नहीं हम फाइट करेंगे, हम ये करेंगे। इज इट, आपने जो शुरू में नो फॉल्ट वाली बात बोली थी, उसका क्लोजेस्ट रिलेशनशिप इंडियन लीगल सिस्टम में क्या हुआ? इज इट नेसेसरी कि जब if there is a case like this, is it necessary for people to find a certain fault, and what are the most common faults that the husband can say wife has done? What are the most common faults that the wife usually says for husband? जनरली मैं आपको बता देता हूँ, नो फॉल्ट का मतलब दैट यू वॉलेंटरी अप्लाई फॉर दिस, ये एक पिटीशन फाइल कर दो कि मेरी वाइफ से नहीं बन रही, देयर इज एन इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में रखा हुआ है वो, बट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब वो अप्लाई करता है। बहुत बात की बात है वो अभी इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेजेस पे नहीं होता। जब आपका केस 10 से 15 साल चल गया तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा डेड मैरिज है जी, तो वो नो फॉल्ट पे जो है वो इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन में खत्म कर देगा शादी को। पर अभी हम डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में जब पहली बार जा रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस की बात करें, देयर आर 2 ways टू गेट डिवोर्स। वन इज द म्यूचुअल कंसेंट, जहाँ पे आपका सेटलमेंट का ऑप्शन है, तभी मैं सेटलमेंट पे जोर देता हूँ कि सेटलमेंट अगर आपका हो गया कि सारे डिस्प्यूट्स आप एलिमिनी, मेन एलिमिनी का इशू रहता है, मनी कि कितना आपको देना है, दैट इज द मेन थिंग। जब आपने एलिमिनी डिसाइड कर ली तो म्यूचुअल कंसेंट आपका इजीली हो जाएगा, आप इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाओगे। कितना टाइम? फिर भी देखिए टाइम इज ऑन द बोथ साइड, बोथ ऑफ यू। सपोज द वाइफ इज आस्किंग फॉर 60 lakhs एज एलिमिनी एंड यू आर नॉट रेडी टू पे एनीथिंग, तब कहाँ होगा सेटलमेंट? हाँ, तब तो नहीं होगा। अब अगर वाइफ आती है 30 lakhs में, आप 25 lakhs पे हो, वहां पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत नेगोशिएट ऊपर नीचे में करके हो जाएगा। तो
वो दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है टाइम। कई केसेस में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता है, जैसे जीरो मेंटेनेंस है, हमें पता चल जाता है वाइफ वर्किंग है तो हम कंटेस्ट भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम सेटलमेंट की ही बातें करेंगे कि कुछ नहीं है सोल्यूशन है, लीगल सिस्टम में ही सोल्यूशन है। अगर एक कॉम्पिटेंट लॉयर है वो सोल्यूशंस भी निकालेगा क्लाइंट के लिए। अगर सेटलमेंट नहीं हो रही है तब क्या, दैट इज द क्वेश्चन कि अब सेटलमेंट नहीं हो रही है, जी वो तो बहुत मांग रही है, हम तो नहीं दे पाएंगे इतना, जो कि इस केस में भी हुआ जी। तो then lawyer has to find the solution for that, then you have to contest, there is no other option. And when you contest you have to take some कुछ advantage लेनी आपकी बहुत ज़रूरी है। आप मेंटेनेंस को कम कराने के लिए कुछ कर सकते हो, आप फाइंड आउट करो आपकी वाइफ वर्किंग है। कई केसेस में 80% केसेस में वाइफ वर्किंग होती है, हमारे क्लाइंट्स लाते हैं वो डिटेल्स, हम कोर्ट में लगाते हैं, मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाती है। और जब मेंटेनेंस ज़ीरो हो गई कि पता है कि कोर्ट से कुछ नहीं मिलना है, तब सेटलमेंट इजी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, स्टिल द मेंटेनेंस आस्क्ड वाज वेरी हाई, एंड डू यू थिंक यहाँ पे क्या गलती हुई होगी? हाउ डज वन अराइव इन अ सिचुएशन लाइक दिस? सी yes, if the husband is earning around 80K, 40,000 maintenance for a child is on a higher side, that's almost 50% जो सैलरी का है। रूल है 25% से 30% तक होना चाहिए, बट चाइल्ड है तो और कम भी हो सकता है। एंड सेकेंडली वो टायर 2 टायर 3 सिटी है तो उससे भी मतलब लोअर साइड ही होना चाहिए मेंटेनेंस देखा जाए तो। इसमें थोड़ा एक्सेसिव था, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट अपील्ड हायर कोर्ट्स में। और ये अभी केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही तक ही बात पहुंची थी। एग्जैक्टली, हायर कोर्ट्स में इस पे स्टे या कुछ लेना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था इस ऑर्डर को, बट आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ द ऑर्डर सो आई कांट कमेंट। बट इफ यू आर सेइंग दैट इतना मेंटेनेंस है 40,000 है और वो भी चाइल्ड के लिए सिर्फ, एंड द वाइफ इज वर्किंग, तो वो थोड़ा हायर साइड है। एक चीज़ लोग अक्सर समझते भी नहीं है, आई थिंक इस तरह के केसेस में होता है कि इफ़ वाइफ इज़ वर्किंग, मेरा भी आज ही मतलब आपसे बात करने के बाद ही मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा हाँ, यू आर नॉट ऑफ्टन पेइंग द मेंटेनेंस टू द वाइफ बट फॉर द चाइल्ड एज वेल। बट देन दैट ब्रिंग्स इन टू डिलेमा कि आपके लिए मॉरली, आपके पर्सनल मॉरलिटी से क्या करेक्ट है और लीगली क्या करेक्ट है। दैट्स व्हाई लॉ इज हियर ना। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम लीगल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, अभी मैं मॉरलिटी पे नहीं जा रहा। इंडिया में जनरली जब शादियां होती हैं धीरे धीरे करके डावरी की प्रथा टीयर 1 सिटी से जाती जा रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह का क्या ज़रूरत है, पर टीयर 2 टीयर 3 में एग्जिस्ट करता है, होता है। ये बोलना कि डावरी कोई देता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं, कोई मांगता नहीं, इसके अराउंड क्रूअल्टी नहीं होती, ये गलत होगा। लार्ज स्केल पे आप देखेंगे तो यही बहुत बड़ी परेशानी है। पर जब हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं, जिस केस में डावरी नहीं ली गई है, पर फिर भी यदि ऐसा कोई केस फाइल किया जाता है, बोला जाता है कि हमसे डावरी ली गई। अब प्रॉब्लम यह है कि शादी करते समय कोई आदमी कोई खाता बनाता नहीं, हालांकि शायद बनाना चाहिए, बनाया जा सकता है, लेकिन कोई इंसान बनाता नहीं कि भाई मैंने नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट एफिडेविट लेता नहीं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा जहाँ पे एक इंसान ने डावरी नहीं ली है पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपने ली है, क्या तरीका है प्रूव करने? हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं इस पे, दैट अ लिस्ट हैज़ टू बी मेंटेन कि क्या क्या स्त्रीधन आर्टिकल्स दिए गए हैं या जो भी है एक्सचेंज हुआ है। लिस्ट मेंटेन एट द पॉइंट ऑफ मैरिज या फिर ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी प्रोविजन है, बट कोई फॉलो नहीं करता। कोई फॉलो नहीं करता। यू आर राइट ऑन दैट एस्पेक्ट। अब देखिए देन एविडेंस पे आ जाते हैं। अब ये मैटर ऑफ एविडेंस हो गया जी। जनरली अब मैं थोड़ा प्रोसेस पे भी आ जाता हूँ जी। जनरली क्या होता है, पुलिस के पास गए आप, पुलिस ने FIR कर दी बिना सोचे समझे, और माँ बाप और हस्बैंड को बुला लिया, जी चलो जी आपके खिलाफ हमने केस रजिस्टर कर दिया जी। फिर उसके बाद पुलिस गई वाइफ के घर, वाइफ के माता पिता वहाँ बैठे होते हैं और वाइफ होती है, उनकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करी, चार्जशीट जी बन गई, हमारी फाइल हो गई। पुलिस का बस यही काम है, ये इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन। और मतलब मैं आपको ये बताऊं, मैं क्वेश्चन के लिए जाता हूँ हायर कोर्ट्स में, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है मैं आर्ग्यू करता हूँ, जनाब इसमें एलिगेशंस तो पढ़ो। किसी की प्रॉब्लम सिस्टर के साथ है कि सिस्टर इंटरफेयर करती है, FIR हो गई, क्योंकि क्रूएल्टी कहीं डिफाइन नहीं है, कुछ भी क्रूएल्टी मानी जा सकती है। बट आप कुछ भी एक थ्रेशोल्ड तो देखो ना, आप एक थोड़ा तो सेंसिटिव हो। सिस्टमैटिकल चेंजेस जब हम बात कर रहे हैं तो यही है सिस्टमैटिकल, कि ग्राउंड रियलिटी में आप तुरंत सेंसिटिव होके इम्प्लीमेंट कर देते हो चीज़ें। बूढ़े माँ बाप को तुम कोर्ट के चक्कर कटवा रहे हो जी,
विदाउट एनी एविडेंस, और कोई एलिगेशन भी नहीं है, वाइफ ने खुद एलिगेशन नहीं डाल रखे, फिर भी तुम उनको चार्जशीट कर रहे हो। एक थोड़ा सा लूप होल निकल के आता है फिर यहाँ पे सैडली, कि जब एविडेंस इज सो सर्कमस्टेंशियल ऑनेस्टली, और कोई इसका एटलीस्ट क्रूअल्टी वाली चीज़ को हटा देते हैं, वो भी 1 मिनट के लिए प्रूवेबल है, क्योंकि वही अगर सच में फिजिकल क्रूअल्टी हुई है, वर्बल क्रूअल्टी हुई है, तो सही बात है कि एट सम पॉइंट विद प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड। प्रॉब्लम आती है व्हेन इट इज़ अ मैटर ऑफ आइदर स्त्रीधन या फिर डावरी। दोनों केसेस में अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने भी किसी पॉइंट पे अगर कोई नोट डाउन नहीं किया, कोई एफिडेविट नहीं बनाया, तो अब हाँ देयर इज नो एविडेंस, तो फिर अब यहाँ पे इंसान करे क्या? मान लीजिए अगर मेरे को बार बार बोला जाए कि स्त्रीधन आया और मैंने वापस नहीं किया, मैं कैसे? कैची सिचुएशन, हाँ, यही इसी पे इधर पूरा ट्रायल चल जाता है। वही, पर उसमें जनरली क्या मतलब इसमें रेमेडी मिल पाती है? देखिए क्या होता है कि बर्डन अगेन वाइफ के ऊपर है। यहाँ पे एटलीस्ट हस्बैंड को ये नहीं प्रूव करना कि उसके पास नहीं आया स्त्रीधन। अच्छा, एटलीस्ट ये तो रियायत है। अच्छा, ये अच्छी बात है। बिल्स, फोटोग्राफ्स, लिस्ट, ये सब चीजें, अच्छा, उन्हें उनके ऊपर उनको लाना है। अगर वो नहीं है तो फिर देन यू कैन प्रूव, सिंपल एज दैट। एंड हैव यू सीन केसेस वेयर स्त्रीधन नहीं था हस्बैंड के पास या डावरी नहीं थी, बट उन्होंने नकली बिल्स बना लिए या ऐसा कुछ? हर चीज पुलिस एटलीस्ट इतना तो वेरीफाई करेगी, कोशिश करेगी, पर ये बहुत पुरानी चीज भी हो सकती है ना, 5 साल पुराना बिल है, 7 साल जो भी है। मतलब देखो, कोई भी वो शॉप ओनर उठ के नहीं आएगा गवाही देने की ऐसे मैंने बेचा है सामान, कोई भी झूठी गवाही नहीं देने आएगा, कोई भी थर्ड पर्सन ऐसे नहीं आएगा। अगर ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वो है, जैसे मान लीजिए स्त्रीधन के केस में वाइफ इज सेइंग कि मेरी माँ के गहने हैं जो माँ ने मुझे दिए, फिर मैं यहाँ आई और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे छीन लिया, करो ना आप। अच्छा, वो आप प्रूव करना बर्डन उस पे, समझ गया अगेन। और इस केस में जो कोर्ट्स होती हैं वो सेंसिटिविटी रखती हैं कि आप ये देखिए ना, कोर्ट्स तो प्रोसेस फॉलो करेगा ना, एविडेंस देखेगा उसका क्या है, कितना बर्डन ऑफ प्रूफ कितना है, वो दैट बर्डन ऑफ प्रूफ वो एविडेंस वे करेगा। जनरली मेरे एक्सपीरियंस में यही होता है कि वो माँ की स्टेटमेंट हो गई, बीवी की स्टेटमेंट हो गई, फादर की स्टेटमेंट हो गई, उनका क्रॉस कर लिया, खत्म हो गया ट्रायल। अगर केवल यही स्टेटमेंट्स हैं एक केस के दौरान, व्हाट इज द लाइकलीनेस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बीइंग कंसिडर्ड ऑन मेरिट गोइंग इन फेवर ऑफ द वाइफ? See, you will find very good contradictions in such cases. अगर आप एक्सपीरियंस लॉयर हो, आपको पता चल जाएगा देयर विल बी कॉन्ट्रडिक्शंस। जब आप ऐसे ही चीज़ आती है कि भाई मेरे साथ क्रूअल्टी हुई, पहले तो एलिगेशंस देखेंगे हम, क्या वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, बहुत डिटेल में उसने इंसिडेंट बताया है, या बिल्कुल ऐसे ही है। जनरली गोलमोल होता है। दूसरी चीज़, जब आप स्टेटमेंट पुलिस को देते हैं, वो डिफरेंस होता है जो कोर्ट में आके वाइफ बोलती है। जनरली क्या होता है, इसमें एग्जैजरेशन हो जाती है। जब तक कोर्ट में जाता है केस 3-4 साल में, वो वर्जन ही भूल जाती है और कुछ और बताना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे हस्बैंड को बेनिफिट हो जाता है। समझ अब बोला कि यार मेरे को तो इस दिन मारा और इस दिन भी मारा, तो वो एग्जैजरेट हो गया कि यार 2 इंसिडेंट कैसे बोलती जब आपने एक इंसिडेंट, जब इनिशियली आपने एक इंसिडेंट। तो ये जनरली हो जाता है क्योंकि सच कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर झूठ जो है वो ऐसे ही पकड़ा जाता है कि वो चेंज होता रहता है वर्जन। जब वो वर्जन चेंज हो जाता है, असली लॉयर का काम वहाँ आता है कि ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जज को दिखाना। यहीं पे फाइटिंग है असली, अगर आप मेरिट की बात करते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको पहले सेटलमेंट का बताया, यहाँ पे स्किल काम आती है, वहाँ पे नेगोशिएशन स्किल आती है। 2 लॉज मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो मैं गलत ना बोल रहा हूँ। 498A है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और अब BNS में उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया। नहीं, सेम ही है, 85-86 BNS। अच्छा, बट द लैंग्वेज इज सेम। लोग बस नाम ले रहे हैं अभी। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे या लोगों के लिए जाएंगे तो लोगों को ये एक लॉ का एक नंबर पता चल गया है ना? इसको आप थोड़ा समझाइए क्या है ये। देखिए, ये जो लॉ हुए हैं ये क्रूअल्टी ऑन वुमेन के लिए हुए हैं जी। क्रूअल्टी अब 2 टाइप के, और ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अभी मतलब ये तो अभी मतलब 85-86 और 1988 के आसपास इंट्रोड्यूस हुए थे, जब डाउरी का मेनेंस था पूरी सोसाइटी में जी। तो उससे पहले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था जी, तो वो भी है, वो भी लगता है। तो मेनली जो क्रूअल्टी हाउस होल्ड्स में होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉज आए हुए जी, जो कि
उस टाइम के हिसाब से बहुत प्रेवलेंट और थी, अभी भी राइटली सो, हाँ राइटली अभी सो, भी है, हाँ बिकॉज होता है, बिल्कुल सही। ये नहीं है कि लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है जी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, although there needs some systematic changes. That is the Supreme Court view, and we should accept that view. We should not now debate on this aspect कि law change कर दो जी। अब जब दो एस्पेक्ट हैं इसके, या तो आप डाउरी के बेसिस पे हैरेसमेंट होगी या आपके साथ मेंटल या फिजिकल क्रूअल्टी होगी, दैट विल इफ ड्राइव यू टू कमिट सुसाइड और मे ड्राइव यू टू कमिट सुसाइड, इस लेवल की क्रूअल्टी चाहिए जी। तो थ्रेशोल्ड काफी ऊपर है जी। बट अगर सपोज ट्रिवियल मैटर है, जैसे ताना दे दिया घर में, उस पे भी एफआईआर हो रही है आजकल, और ये 498A के अंडर ही आता है। दैट्स द प्रॉब्लम। आप ये देखो कि सिस्टर के साथ प्रॉब्लम है, घर में अनबन है, तब भी आप एफआईआर कर रहे हो, कोई डाउरी हैरेसमेंट नहीं है फिर भी एफआईआर हो रही है। तो देयर आर मल्टीपल फेसेट्स ऑफ दिस कंप्लेंट जो आती है हमारे पास, देयर आर मल्टीपल फेसेट्स, क्योंकि क्रूअल्टी इटसेल्फ का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट दैट थ्रेशोल्ड शुड बी दैट कि वो ड्राइव्स हर टू कमिट सुसाइड। मेयर टॉन्टिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज क्रूअल्टी। फादर इन लॉ जो बेचारे बेड पे बैठे हैं वो इम्प्लीकेट हो जाते हैं, मदर्स जो बेड पे हैं, बेड रिडन मदर्स, उनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। तो बहुत ये जो मिसयूज है ना, ये सिस्टमैटिक फेलियर है, इट्स नॉट अ लीगल लॉ फेलियर। लॉ इन इटसेल्फ इज करेक्ट, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो रहा है, एंड पुलिस इज नॉट वर्किंग, द पुलिस इज जस्ट डूइंग देयर लीपा पोती। उसको आप मर्डर ट्रायल के हिसाब से आप ट्राई कर रहे हो हस्बैंड को, उसको उस लेवल पे नहीं कर सकते आप। व्हाट आर द अदर CRPC में आई थिंक 125 BNSS जो, हाँ, व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू कैन यूज, व्हाट आर द अदर व्हीकल्स व्हेन यू आर फाइलिंग अ केस ऑन हस्बैंड और वाइफ साइड? अभी वाइफ साइड से बात कर रहे हैं। वाइफ साइड में देखिए यही मेन होते हैं, जैसे 85-86 BNS हो गया, हाँ। फिर आपका वो स्त्री धन का केस हो गया जी, ज़्यादा वो हर्ट और वो ग्रीवियस इंजरीज और जी, हर्ट वर्ट के केसेस हो गए जी, या थ्रेटन के जी, ये नॉर्मल रहता है। और हस्बैंड साइड से, क्योंकि अब हस्बैंड साइड से स्त्रीधन चला गया, डावरी चला गया। हस्बैंड देखिए, हस्बैंड इज मोर ऑन अ डिफेंसिव साइड जी। अब मैनी पीपल एडवाइस की काउंटर कर दो, आप डिफेमेशन फाइल कर दो, वो नहीं मेंटेनेबल होता। जी, जनरली आपका डिफेंसिव साइड ही मेन रहता है। जब ऐसे केसेस फाइल होते हैं तो एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स को बाहर निकालने की आप कोशिश करो कि उनके खिलाफ एलिगेशन पढ़ो कि एफआईआर में एलिगेशंस क्या हैं। अगर उनका क्वाशिंग के लिए केस बनता है तो हाई कोर्ट आप जा सकते हो, वो हाई कोर्ट में प्रोसीजर है क्वाशिंग का कि आप कर सकते हो, नहीं तो डिस्चार्ज का ऑप्शन है जो मैजिस्ट्रेट। वी रिकमेंड क्वाशिंग मोर देन डिस्चार्ज। बाय क्वाशिंग में थोड़ा सा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे, आसपास के सर्कमस्टांसेस कि किस सर्कमस्टांसेस में एफआईआर हुई है। एग्जाम्पल अभी एक जजमेंट थी अचिन गुप्ता की जजमेंट, उसमें 2 साल डाइवोर्स को हो गए, 2 साल के बाद जो है ये केसेस डाले। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि हस्बैंड ने डाइवोर्स डाला, उसके काउंटर ब्लास्ट में एफआईआर कर दी और ये इस बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी एफआईआर कि ये आफ्टर थॉट है, मैलिशियस। एक मैं केस खुद कर रहा हूँ, मतलब अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे 29 साल बाद एफआईआर कर दी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। जनरली रिलेटिव्स का मेन रहता है, बट हस्बैंड का जो होता है वो मुश्किल है, रेयर है। बट ये जो मैंने आपको जजमेंट बताया अचिन गुप्ता की, ये अभी रिसेंट जजमेंट है जिसमें पूरी फैमिली का क्वैश हुआ था। समझ गया मैं, क्योंकि आफ्टर थॉट और मिलिशियस, तो वो आप इंग्रेडिएंट्स देखिए कि क्या है, आपके केस के फैक्ट्स वैसे हैं तो हो जाएगा आपका भी। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट रेमेडी, पर पेशेंस, क्योंकि ये एक बार अगर शुरू हो गया, पेशेंस एंड ऑल्सो विलिंगनेस टू फाइंड सोल्यूशन इज नेसेसरी। बट फिर एक इस पर्टिकुलर केस से संबंधित एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि लेट्स से शुरू में हमने इसी से बारे में बात भी की थी कि अगर हम सेटल करने के लिए अर्ली स्टेजेस में वी आर रेडी, राइट, बट ट्रूली द अदर साइड, and let's say anyone in this case, either the husband or the wife, truly one side is evil, truly
इतना कि अगर आप 100 लोगों की जूरी खड़ी करोगे तो सब बोलते हैं कि नहीं यार ये इंसान तो मतलब इसका कोई इंटेंशन है ही नहीं सेटल करने का, ये इंसान को केवल परेशानियां खड़ी करनी है, तब तक करनी है जब तक कि अगला इंसान there are evil people. तो अब ऐसे केस में आदमी करे क्या, स्पेशली इफ दिस इज द वी आर अगेन फाइटिंग फ्रॉम द हस्बैंड साइड इन दिस सिनेरियो, वी हैव अंडरस्टूड कि द अदर पार्टी इज नो इंटेंशन टू सेटल. हम अभी यही प्रॉब्लम आती है, दैट इज द मेन इशू. तो करें क्या, मतलब एज अ देखो इसमें common person- कंटेस्ट ही करोगे ना आप. जी. यू कांट यू हैव टू, अगेन जो मैंने आपको अभी स्ट्रैटेजीज बताई जैसे क्वैशिंग की हो गई, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बाहर करो, मेंटेनेंस कम करने की कोशिश करो. तो ये सब चीजें तो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी जी. क्योंकि आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते. आप अपना साइड करो और एग्जेम्पशन लो. वहाँ पे आपको हर टाइम वहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है तो एग्जेम्पशन का प्रोविजन है वो यूज करो. जी. तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यू आर नॉट हेल्पलेस. जी. दैट इज देयर. पर अब आपके लिए मुश्किल है बस, क्योंकि ये अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ होते तो क्या पता एक रीजनेबल पॉइंट पे आके ये केस शायद खत्म होने को आ जाता. देखो वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है. जी. सबसे मुश्किल केस है वुमेन विद चाइल्ड. दैट आर द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस. यू हैव टू, दे कैन गो अप टू 18-20 ईयर्स ऑल्सो. अभी हमारा एक केस था, कोई मतलब क्लाइंट थे, पुराने क्लाइंट, 18 साल बाद खत्म हुआ है अब केस. सोचो पूरी लाइफ निकल गई. आप यू लूज योर प्राइम ऑफ योर लाइफ. व्हाट इज द पॉइंट नाउ? एक पॉइंट के बाद सही बात है कि और अभी भी चल रहा था वो, तो अब सेटल हो गया है, बट उसमें भी एलिमनी काफी देनी पड़ी तब जाके सेटल हुआ. तो ऐसा नहीं है कि दैट यू नो इट्स हार्ड रियलिटी. एंड आई नो ऑडियंस विल हेट for this this thing, that it is the money which will keep you out of it. घुमा फिरा के बाद पैसे पे आएगी. एंड ऑफ द डे आप कितनी स्ट्रैटेजीज लगा लो, ये इसमें जो है ठीक है, आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है, जल्दी केस सेटल हो जाएगा, बट एंड ऑफ द डे इट विल कम डाउन टू सेटलमेंट ओनली. कम उस पे हो जाएगा, बट एंड ऑफ द डे एलिमनी और यही है इन केसेस में. इज द कोर्ट सेंसिटिव ऑफ द फैक्ट एंड द सिस्टम सेंसिटिव ऑफ द फैक्ट कि एक पॉइंट पे अगर एलिमनी डिसाइड होती है बट द हस्बैंड इज अनेबल टू पे, मतलब कि जैसा शुरू में हमने रियलाइज किया कि शुरू के पहले 7-8 साल तक कोई एलिमनी नहीं गई फॉर सम रीजन, या इंटरम मेंटेनेंस भी नहीं दिया गया. सडनली देयर इज अ बिल ऑफ 1 करोड़ रुपीज और अपवर्ड्स ऑफ दैट 3 करोड़ रुपीज का बिल एक बैठता है, एंड यू आर समवन हु इज अर्निंग लेट्स से 2-3 लाख रुपीज, डिसेंट, बट आपने वो सेविंग्स रखी नहीं फॉर सम रीजन, एंड यू कैन प्रूव कि मेरे पास. दैट इज अ फाइनेंशियल डिजास्टर. हाँ, अब यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है कि मैं अगर यहाँ से आज से अगले 30 साल कंटिन्यूअसली ये मान के चलो मेरी यही नौकरी रहेगी, 10-10% मेरी इंक्रीमेंट भी होती रहेगी हर साल, तब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पूरी जिंदगी दूंगा तो भी ये पैसा खत्म नहीं होगा. अब मैं क्या करूं? इसके लिए कोई लोन तो होता नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द इशू. मेनली यही इशू है जिसकी वजह से ये आई थिंक एक्सट्रीम स्टेप्स लिए. इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. आपको इनिशियल स्टेजेस पे काम करना ज़रूरी है. ये अमाउंट इतना पहुंचे ना, दैट इज़ द वर्क यू हैव टू डू. दैट इज़ द मेन वर्क. और अगर आपका क्लाइंट का ऐसा होने वाली है सिचुएशन, वॉर्न हिम. अभी एक हमारा केस था, रियल एग्जांपल बता रहा हूँ. अभी मेंटेनेंस फिक्स होने वाली थी, उसमें अभी वाइफ साइड 20 के आसपास 20 lakhs शी वॉज आस्किंग टू पे अप 20 lakhs टू सेटल दिस थिंग. I told my client she is not working and you are not able to find out कि कहाँ पे काम कर रही है. तो maintenance is inevitable. You are earning around 2 lakhs to 50-60,000. With the arrears it will come down to 17-18 lakhs. She is asking 20. Settle it on 17. He's settled. He's out. Done and completed. He's out, completely out of it. That makes more sense. तो यहाँ पे ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत जल्दी लेना पड़ेगा. मैं समझ गया. आप 1 करोड़ के एरियर्स की वेट क्यों कर रहे हो? समझ गया. आप 2-3 साल, क्योंकि आपके ऊपर अभी प्रेशर नहीं है. आपको लगता है यार अभी कोई प्रेशर नहीं है, बट फ्यूचर में क्या होना, यही प्लानिंग है. यही मैं समझा रहा हूँ लोगों को. भाई ऐसा हो सकता है कि तब उस टाइम तक आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं, मेडिकल बिल्स हैं. लॉयर्स, आई टेल यू, डोंट टेल दिस टू द क्लाइंट. इफ दे टेल दिस दे विल लूज क्लाइंट कि यार हमें क्यों देना पड़ रहा है पैसा. क्लाइंट नहीं समझेंगे. बट आप समझो, ये देखो किसी ना किसी पॉइंट पे यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू विल हैव टू. अभी आप अपने टर्म्स पे दे सकते हो, ऐसा होगा कि बाद में आपको यू विल बी आस्क्ड पर्टिकुलरली. एंड व्हेन यू आर आस्क्ड, आप 1 करोड़ के एरियर्स हैं, आप गए हायर कोर्ट, चलो जी हायर कोर्ट जाएंगे,
हम स्टे ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। हायर कोर्ट 50% कम से कम बोलेगा डिपॉजिट करने को, डिपॉजिट फर्स्ट एंड देन विल हियर टू यू। नहीं अच्छा, तो सुनेगा, ऐसी हाँ, बात नहीं है, हाँ, स्टे नहीं मिलेगा आपको वो ऑर्डर पे, और वो ऑर्डर पे स्टे नहीं मिलेगा तो नीचे वाला कोर्ट फिर एग्जीक्यूशन के लिए आपको बोलेगा इस ऑर्डर की। हाउ मच टाइम इज गिवन once a certain amount is decided? कितना वक्त होता है 6 आप, महीने। पर इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस। मतलब आप सोचो अगर That's why the planning should be 3 years in advance, कि अगर ऐसा होने वाला है आपके साथ, you have to consult your lawyer and ask, this is क्योंकि the आप एकदम reality। 6 महीने में तो कोई भी आम इंसान अगर एक आधा करोड़, जो कि आप एक पॉइंट पे अगर आप मान भी जाओ कि ये मेंटेनेंस जो है ये लेजिटिमेट है, हाँ सही बात है, आप ही को बुद्धि आ गई, आपने बोला कि यार नहीं ठीक है दे देंगे, दिस इज नॉट अ बिग डील, पर 6 महीने में कैसे दूंगा? Exactly, court will give you time, don't worry about that। 1 साल भी दे देगा, 1.5 साल, but eventually यू विल हैव टू, वो इंस्टॉलमेंट में आप दोगे या जैसे भी है, you will be in trouble, end of the day you will be in trouble। It is a 10 fine। लाख दोगे, चलो 10 लाख लाओ जी, फिर देख बात करते हैं आगे, टाइम दे देंगे आपको। समझ गया मैं, बट इट बिकम्स और एट फिर द जो आगे एलिमनी चल रही है वो अलग चलेगी। तो मतलब इतने एरियर्स होने, इतना बर्डन जो है आने से पहले ही आप मैनेज करो इस चीज को। ठीक। वी कैन नॉट कमेंट ऑन रिलेशनशिप्स, वो तो जहाँ पहुंचेंगी जहाँ जाएंगी। इज देयर प्रिवेंशन बिफोर मैरिज? द थिंग इज, आजकल जो मैरिजेस हैं ताश के पत्ते की तरह हो गई है। डाइवोर्सेस आर बिकमिंग, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो दूसरे से। बट आप रियलिटी समझो, अगर आप नॉन वर्किंग वाइफ ला रहे हो, सोच रहे हो कि वो पेरेंट्स का ख्याल रखेगी और बच्चे पालेगी या कुछ भी है, कल को आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। यू Understood. मतलब- You made that choice, or you asked the person to make Right. that choice. Right. Now you have taken that financial responsibility. एंड बिकॉज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही है। जब कोर्ट ये एज्यूम कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहा है, तो बेटर ये है कि ऐसे रिलेशन इनिशियली तो अवॉइड ही करो, कि फॉर द पर्सन्स हु आर गेटिंग मैरिड और इन अ रिलेशनशिप हैविंग प्रॉब्लम्स, फॉर देम आई टेल यू कि अपने रिलेशनशिप पे काम कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट True. इज़ द अल्टीमेट थिंग। True. अगर ऐसा होता है तो इनिशियली असेस करो कि क्या आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है, और फिर उसके बाद आप सेटलमेंट का देखो। अगर सेटलमेंट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर कंटेस्ट करो और ट्राई टू रिड्यूस दिस थिंग। आपके पर्सनल ओपिनियन में, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्टैटिस्टिकली Right. करेक्ट, बट इज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अरेंज्ड मैरिजेस में ज़्यादा आपको दिखती है, लव में दिखती है, दोनों में इक्वली चांसेस हैं ये आने की? कोई वो ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट आई गेट पीपल फ्रॉम लव मैरिज ऑल्सो। हाँ, वो भी दे वो आर इन रिलेशनशिप 2-3, वही कह रहे हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, लव मैरिज इज लाइक एन अरेंज मैरिज, आई टेल यू। हाँ, love आफ्टर द marriage- प्रोसीजर इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स, हाँ, आप लव मैरिज में जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, वाइफ तो it जो है becomes आपके साथ रहने घर में रख जाती है, इट्स एन अरेंज मैरिज ओनली। डोंट थिंक इट इज अ लव मैरिज। नेवर थिंक क्या कि यार हमने लव मैरिज कर ली तो ये चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ, क्योंकि जब आपकी सेटिंग चेंज हो गई है, लव मैरिज के बाद आपके फैमिली के साथ एडजस्ट करना है। मेन इश्यूज फैमिलीज के साथ भी होता है कि एडजस्ट, बहुत सारे रीजन है डिवोर्स के। एक फैमिली इश्यूज हो गए या फाइनेंशियल इश्यूज, ये 2 मेन रीजन है, फाइनेंशियल एंड फैमिली की इंटरफेरेंस है आपके, तो लव मैरिज, लव जाएगा खिड़की के बाहर उस दिन। दैट इज द इशू। एंड जिस दिन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वहाँ पे भी दिक्कतें आ जाती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी सुपरफिशियल वर्ल्ड नाउ। हम इतना डीपली कनेक्टेड नहीं हैं लोगों से अब। इंडिया में जैसे मैं फिल्में देखता हूँ तो उसमें प्रीनप्स होते हैं, इंडिया में प्रीनप का कॉन्सेप्ट है? अब बाहर इज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर कि आपको पता है कि आपको कितनी एलिमनी। अब बाहर भी है एलिमनी, तो बाहर में भी वही सिंपल सा रूल है भाई। यूके का लॉ जो मैंने कंसल्ट किया था वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स से, वहाँ पे ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो एक पॉट में जाएंगे, वाइफ के जो एक एसेट्स हैं वो दूसरे वही पॉट में जाएंगे, एंड देन यू पार्ट 50-50। वाइफ डजंट हैव एसेट, यू गिव 50% टू योर वाइफ एंड गेट डिवोर्स, एंड लॉ इज़ वेरी सिंपल देयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ा डिले है, फिर अलग अलग लॉज हैं, डिवोर्स मिलना ईजी नहीं है, तो यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेट इस वजह से हो जाती हैं। नहीं तो लॉ बहुत सिंपल है, लॉ इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बाहर भी यही है,
एलिमिनी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनका आपको पता है, यहाँ पे पता है, पता नहीं है लोगों को. That is the ignorance that is killing you. That is what we are trying to solve with this podcast as well. Yes. And this is sad कि जब ऐसी कोई चीज़ होती तभी आदमी जगता है. मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी और को छोड़ो, मैंने खुद सोचना शुरू किया इस चीज़ के बारे में जब किसी और इंसान को इतना बड़ा कदम लेना पड़ा, तो मेरे को एक खटका लगा कि यार सोचता हूँ इस बारे में. सोचा तो आपसे बात की तो आज मुझे 10 चीज़ें ऐसी पता चली, 20 चीज़ें ऐसी मैंने कभी सोची ही नहीं. सबसे मेरा मतलब पूरी कॉन्वर्जेशन में से मुझे जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझ में आई वो यही है कि केवल प्लानिंग ना करने की वजह से शुरू में, चाहे एडवाइस आप लेना नहीं चाहते या आपका जो लॉयर है वो आपको देना नहीं चाहता वो एडवाइस, या आप खुद सुनना नहीं चाहते वो बात, कि आप शायद शुरू में वो बात नहीं समझते, फिर आप भी एकदम से शॉक हो जाते हो कि यार इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया, कैसे मैनेज करूं, और फिर उस सिचुएशन में आप अपने आप को बेबसी महसूस करोगे, क्योंकि मनी ऐसी चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि मैं चाहूँ तो आज पैदा हो जाएगी, वो तो धीरे धीरे कमाया जाता है. ज़्यादातर लोग इंडिया में वी आर आइदर लोअर मिडिल क्लास, सम ऑफ अस आर बिलो पॉवर्टी लाइन. मनी इज़ नॉट समथिंग, इफ़ यू रिमूव द 1%, मनी कंटिन्यूज टू बी द bread and butter of why we work, why we do a lot of things, even behavior in personal relationships. End of the day sad reality is this कि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं देन द रियल फैक्ट्स. और जो चीज़ें हैं, हम सोचते हैं कि रिलेशन ठीक हो जाएगा, हम पॉजिटिव रहते हैं कि सब सही आ जाएगा, वापस आ जाएगी वाइफ, या कुछ चमत्कार हो जाएगा. बट the 1% doesn't think like this. They are very practical. They know this will happen. They plan for it. अब आप देखो हाई प्रोफाइल केसेस में कितने डाइवोर्सेस हैं, सारे मॉनिटरी सेटलमेंट्स पे हुए हैं. Although some are in public, some may not be in public. But end of the day, if you see their settlements, they are all monetary. और बहुत अच्छे रेट पे होगा. I think it is also legal access issue कि if you are 1%, the kind of people that you are consulting with, because चाहे आप 1% हो चाहे आप 0% हो, लेकिन legal knowledge is with the expert. Not having the right expert telling you this, जैसे आपने मुझे बताया, आप मेरी आँख खुल गई इस चीज़ को लेकर, इसके पहले मुझे किसी ने नहीं बोला था. I tell you the kind of people who are into matrimonial, अभी मैं देख रहा हूँ हर कोई matrimonial law practice कर रहा है, in the legal fraternity also. Matrimonial law is not that easy, but it's a very deep concept. You need to understand, you have to guide your client. It is your responsibility कि आप गाइडेंस दे दो, वो फॉलो करे ना करे, तुम्हारे पास आए केस नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू थिंक बेनिफिट कि यार उसका बेनिफिट क्या है. मतलब मेरा मिशन लास्ट 10 ईयर से यही है. आई कीप एवरीथिंग इन दिस पब्लिक डोमेन. जो मेरा यूट्यूब चैनल है या मेरा जो भी केस स्टडीज है, आई कीप इट इन पब्लिक. किसी की जिंदगी बच रही है, मेरे को कई बार आते ही सर आपकी एडवाइस फॉलो की और हम बाहर हो गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दैट नॉट ओनली अर्निंग मनी इज द, यू हैव टू नॉलेज फैलाओ, लोगों को पता चले, तो वो एटलीस्ट यू विल सेव योर लाइफ, अदर पीपल लाइफ्स. सो दैट इज द मिशन आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 10 years. एंड आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. कोई बैकअप नहीं है मैं कि मेरा कोई बैकअप है या कहीं है, बट जो मैं कर रहा हूँ एफर्टलेसली, सेल्फलेसली लोगों को फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऑनलाइन. And you will get aware with this. We thank you for this. I think a lot of people who watch this episode will also, we gained a lot of insights from you. Thank you so much for coming on this podcast.